अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हिंदुस्तान में मुस्लिम मसाइल को लेकर के मुसलसल मिलत टाइम्स पर वीडियोज़ आते रहते हैं, डिस्कशंस ऑर्गेनाइज़ होते रहते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी कम्युनिटी और सोसाइटी के तरक्की के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए अलग अलग महाज पे काम की ज़रूरत होती है, अलग अलग तरह के इदारों की ज़रूरत हुआ करती है, रिसर्च की ज़रूरत होती है, डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, थिंक टैंक की ज़रूरत हुआ करती है, ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत होती है, एजुकेशनल फील्ड में, इकोनॉमिकल फील्ड में, अलग अलग तरह के मैदानों के अंदर। हिंदुस्तान में जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, इनका जो मौजूदा सिचुएशन है, जो मौजूदा सूरत हाल है, हमारे माशी मैदान में, तालीमी मैदान में, हमारी शनाख्त को जिस तरीके से ख़तरा लायक है इस मुल्क के अंदर, इन सब को लेकर के किस तरीके से काम की ज़रूरत है और किस तरह की कमियाँ हमारे यहाँ मौजूद है, इस मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नॉस नेटवर्क के फ़ाउंडर, मशहूर सहाफ़ी अली जावेद साहब। मैं सबसे पहले अली जावेद साहब का मिलत टाइम पर इस्तकबाल करता हूँ और इन मौज़ूआत पर इनसे डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। अली जावेद साहब, मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनका बैकग्राउंड एकेडमिक है मुकम्मल तौर पे। आप भी इकोनॉमिक लेकर के जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी एकेडमिक के मैदान की तरफ जा रहे थे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने उधर का रास्ता छोड़ करके जर्नलिज़म की तरफ आने का फ़ैसला किया और एक जर्नलिस्ट के तौर पर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए, असल में हमारे वालिद साहब भी वैसे तो बाय प्रोफेशन मेडिकल डॉक्टर थे, तो जब वो अपने पूरे ज़िंदगी भर उन्होंने किताबें इस्लाम पे लिखी, तो एक वक्त के बाद उन्होंने भी अपना जो कोर प्रोफेशन है वो छोड़ा। हालांकि उन्होंने एक लंबे वक्फे के बाद छोड़ा। तो इसी तरह मैं, क्योंकि एकेडेमिया में मैं देखता था कि वो किताबें लिख रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं भी ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ एकेडमिकली कर सकता हूँ। और मुझे लगता था कि शायद क्योंकि वो एकेडेमिया के थ्रू नहीं आए और लेट स्टेज में एकेडेमिया में आए, तो उनके आइडियाज़ उतना पहुँच नहीं पाए। तो उसी तरह से मेरी जर्नी जब ये हुआ, इंजीनियरिंग से मैंने शिफ्ट करा फ़िलासफ़ी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स में, बाद में इकोनॉमिक्स में, फिर मैं JNU पहुंचा। और मेरा इरादा ये था कि ऑक्सफोर्ड या स्टैनफोर्ड या इस तरह के किसी दुनिया के बड़े इदारे में जाके कोई PhD की फ़लसफ़े में डिग्री पूरी करें। लेकिन JNU में जब मैं MPhil कर रहा था कि उसी दौरान, उसी वक्त की बात है कि CAA का जो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के अराउंड जो मूवमेंट है वो चल रहा था, तो वो मैंने बहुत करीब से देखा। और JNU में जब आया तो मैंने फ़ी हाइक मूवमेंट भी देखा, और उसके बाद ये पूरा CA का मूवमेंट, फिर दिल्ली दंगे हुए। तो मुझे एहसास ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग एकेडेमिया में कर रहे थे, वो मुझे लगा कि शायद 40, 50, 60 साल बाद भी उसका वजूद सामने नहीं आने वाला है। जिस तरह से हमारे इंस्टीट्यूशंस मिसिंग हैं, हमारा कोई हायर एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारे ऐसे कॉलेजेस नहीं हैं जो हमारी रिसर्च कर रहे हों। जैसा कि अभी बात हो रही थी आपसे कि भाई 2007 में सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई। सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने बिल्कुल वाज़े कर दिया कि मुसलमान पसमंदा है, गरीब है, और उसको गरीब रखा गया है एक सिस्टम के तहत, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत, जिसमें मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन, उसका पार्टिसिपेशन इन नेशन बिल्डिंग और कम्युनिटी डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बहुत तरीके से रोका गया। उसके बावजूद भी ये नहीं हुआ कि हम लोग इदारे बनाए। हम लोग ये करते कि भाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मैं मास्टर्स का स्टूडेंट था, मैंने कई बार अपनी ये जाहिर करी लोगों के सामने, जो मेरे प्रोफेसर थे, कि भाई हम यहाँ पे सोशल वर्क भी कर रहे हैं, एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में भी काम कर रहे हैं, हम लोग सर्वे क्यों नहीं कर सकते इस इलाके का। या हिंदुस्तान में इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, दुनिया के बेहतरीन प्रोफेसर यहाँ पे अलग अलग फील्ड्स में काम कर रहे हैं, और इतना बुनियादी काम छोटा सा जो सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने बिल्कुल वाज़े कर दिया कि हम इन इलाकों का सोशो इकोनॉमिक सर्वे करके रिपोर्ट सामने लाके गवर्नमेंट से नेगोशिएट नहीं कर सकते। क्योंकि हम देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में या गवर्नमेंट हमेशा ये बोलती थी कि क्या आपके पास डेटा है उस बात का जो आप मांग रहे हैं। और ये कोई, मुझे लगा, क्योंकि अभी हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं जमात इस्लामी के साथ एक कोलैबोरेशन में, उसमें हम लोग ये पूरे जामिया नगर का सोशो इकोनॉमिक सर्वे, एजुकेशन सर्वे हाउस होल्ड लेवल पे कर रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल एक छोटा सा इदारा होने के बावजूद ये कैपेसिटी रखते हैं कि हम कर सकते हैं। तो मेरा रियलाइजेशन, ये तो खैर अब की बात है, उस ज़माने में ये था कि विल नहीं है। हमारे अच्छे ह्यूमन रिसोर्स के लोग या तो मिल्ली इदारों के साथ काम नहीं करते हैं, या मिल्ली कॉजेज़ में अपनी लाइफ को कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, या वक्फ नहीं करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को एक कॉज में लगाएं। वो कहीं ना कहीं हमें भी सिखा दिया गया कि अच्छी जॉब लीजिए, वहाँ अपना फैमिली, अपना सिस्टम। तो वो जो पर्सपेक्टिव था जो मैंने CAA में देखा कि पूरी तरह से मुसलमान एक तरफ तो बिल्कुल जब से आज़ाद हुआ है तब से अपनी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस में पसमंदा था, मार्जिनलाइज हुआ, लेकिन 2014 के बाद उसका डीह्यूमनाइजेशन हुआ।
उसके ख़िलाफ़ लिंचिंग हो रही है, उसके ख़िलाफ़ खुलेआम ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं जिसका उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। 800 साल पुरानी कोई हिस्ट्री जिसका कोई वजूद नहीं है, उसके नाम पे उसको पूरी तरह से घुसपैठिया बोला जा रहा है। अभी आप देखें पीएम मोदी ने किस तरह से बयानात दिए कि, तो ये सारे कंडीशंस थे, ये कॉन्टेक्स्ट था जिसमें मुझे एहसास हुआ कि इस वक्त जो ज़रूरी है वो कम्युनिटी में कुछ लोगों को जिनके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो रिसर्च कर सकते हैं या वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एविडेंस बेस्ड जर्नलिज्म कर सकते हैं, थिंक टैंक इदारे बना सकते हैं, उन लोगों को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और उस वक्त मुझे ये एहसास भी हो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रसूल हैं, उन्होंने भी, उनको बोला जाता है क्या, उम्मी प्रॉफिट, इलिटरेट प्रॉफिट, और वो एक ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट से ना आते हुए वो एक अरब में प्रॉफिट आते हैं। वो जितनी भी तरीके होते हैं जिससे आप ये बोलते हैं कि नहीं आपको इस तरह आना पड़ेगा, आपका ये वे होना चाहिए फंक्शन करने का, वो सारी मिसालें इस्लाम ने तोड़ी और उसके फ्रेमवर्क में उसने एक ऑल्टरनेटिव प्रोड्यूस किया। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि हम लोग उस प्रॉफिट की सीरत को नहीं समझते हैं, हम लोग ये कैपेसिटी नहीं रखते हैं कि हम लोग ख़ुद किस तरह से इंस्टीट्यूशंस बिल्ड कर सकें। तो बस इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने उस ज़माने में, बल्कि जब दिल्ली दंगे हुए थे उस ज़माने में हम लोगों ने डेटा भी कलेक्ट किया था कि भाई किस तरह से वायलेंस हुआ, कैसे उसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ, ताकि लोगों को पता हो कि भाई ये चीज़ें जब होती हैं, अक्सर क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन की और नैरेटिव की लड़ाई में दूसरे लोग हैं जो आपके ख़िलाफ़ पूरा का पूरा, उनके ऑप इंडिया से लेकर पता नहीं कितने इदारे चल रहे हैं जिनका सिर्फ काम यही है कि वही कोई इंसिडेंट करें और वो फिर उसको इस तरह पेश करें कि उसमें मुसलमान इन्वॉल्व है। जैसे अभी इलेक्शन में बोला जा रहा है कि भाई फ़लाने जितने वो हैं, क्या बोलते हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पे बॉम्ब फट जाएगा। तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हमें लगा कि भाई थोड़ा सा हट के हमें यह करना पड़ेगा कि भाई हमारे पास मीडिया नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में यही देख रहे थे कि भाई मुसलमानों के ख़िलाफ़ मिथ्स जो ये पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, ये क्रिमिनल्स हैं। और दूसरी चीज़ लगी कि भाई हमारे पास रिसर्च एविडेंस बेस्ड डेटा नहीं है, इस दोनों को कंबाइन करना है। तो हम लोग अपने आप को एक मीडिया हाउस की तरह नहीं देखते हैं, हम लोग एक थिंक टैंक मीडिया प्रोडक्शन हाउस हैं जो प्योरली रिसर्च का काम करता है और उसको फिर लोगों के सामने उस रिसर्च को ऐसे फॉर्मेट में, पहले लोग किताबें और आर्टिकल पढ़ते थे, आज की डेट में वीडियो देखते हैं, तो वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अभी जैसा कि आपने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके अंदर सलाहियत है, क्वालिटी है, रिसर्च कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कम्युनिटी को, वो कम्युनिटी को कंट्रीब्यूशन देने नहीं जाते। उनका भी मिजाज बन गया कि हमें पैसे कमाने हैं, अपना करियर बनाना है। हम देखते हैं कि दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये नज़रिया नहीं है, ये मकसद नहीं है, वो सिर्फ अपनी करियर को फोकस कर रहे हैं। दूसरी तरह वो स्टूडेंट्स भी हैं जिनके अंदर इखलास है, वो करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं कम्युनिटी को, लेकिन जब वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं उसके बाद वो जब चाहते हैं कम्युनिटी के लिए कुछ करना, तो उन्हें स्पेसेस नहीं नज़र आते हैं, उन्हें ऐसे इदारे नज़र नहीं आते जिनके साथ जा कर के वो काम कर सकें। तो हमारी कम्युनिटी ने, मैं तो सवाल करना चाहूँगा कि हमारी कम्युनिटी की लीडरशिप ने एक तरफ उन स्टूडेंट्स के बीच में जिनके पास नज़रिया और मकसद नहीं है, उनके बीच जहनसाजी का काम क्यों नहीं किया। दूसरा, ऐसे जो लोग हैं जो काम करना चाह रहे हैं लेकिन मजबूरी में, चूँकि फाइनेंशियल इशू सबके साथ होते हैं, उनको भी फैमिली चलानी है, वो चाह कर भी काम नहीं कर पाते हैं, ऐसे दायरे उनको नहीं मिलते, वो चले जाते हैं, जाकर के जॉब में लग जाया करते हैं। इनके लिए स्पेसेस क्यों तैयार नहीं किए? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। पहला तो रियलाइजेशन में जब नाउस को हम लोगों ने स्टार्ट किया, पहले हम लोग खुद इंडिविजुअली काम करते थे, फिर हम लोगों का इरादा हुआ कि अगर हमें काम करना है तो हम मिली इदारों के लिए करें, क्यों हम क्योंकि फंडिंग के इश्यूज़ होते हैं, हम जैसे छोटे इदारों के पास पैसा नहीं होते हैं, ज़्यादातर जो रिसर्च का प्रोसेस होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो मेरा जो एंगेजमेंट रहा पिछले 2-2.5 साल का, मैं मुस्लिम इदारों के साथ काम किया, उनको करीब से देखा, 2-3 रियलाइजेशन मेरे हुए। एक तो पहला रियलाइजेशन है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आइडियोलॉजी, जितने भी हमारे पास इस वक्त के मूवमेंट्स हैं वो प्री पार्टीशन मूवमेंट्स हैं, या हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं उसका इस्टेब्लिशमेंट, तो वो जो थॉट है वो एक डिफरेंट रियलिटी को सॉल्व कर रहा है। और वो नेशनलिज्म को तो उन्होंने क्रिटिक किया, लेकिन एक जब मुल्क अब तकसीम हो जाता है, वो किस तरह से नेशनलिज्म को अप्लाई करता है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होता है, वो एक बुकिश नॉलेज की तरह नहीं होता। तो जब ये हुआ कि ये इदारे कायम हुए, इनका एक अपना निज़ाम बन गया, इनकी फंडिंग हो गई और इनके पास सल्यूशंस थे नहीं कंटेम्प्रेरी, तो ये एक NGO और एक तंजीम की तरह चलने लगे। ये एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर बन गए कि यहाँ पे पोजीशंस होने लगी, आपके प्रेसिडेंट्स होंगे, वाइस प्रेसिडेंट्स होंगे, सेक्रेटरीज होंगे, उनके अंडर काम होगा अलग। तो जिस तरह से कोई भी एक, जैसे कहते हैं कॉरपोरेट हाउस या कोई एक NGO काम करता है कि आप स्कूल बनाएंगे, छोटे छोटे अस्पताल बनाएंगे, वो तहरीक नहीं थी।
तहरीक जो होती है वो आइडियोलॉजी से इंस्पायर होती है और वो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन ढूंढती है सोशल मूवमेंट्स के थ्रू। मैं आज देख रहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक डॉक्यूमेंट, निज़ाम भाई हैं एक जिंदल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक एडिटेड वॉल्यूम निकाला, तो उनका पेपर पढ़ रहा था मैं, उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद, उन्होंने जो सबमिशन किया है लॉ कमीशन को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं होना चाहिए, उसमें सारे आर्ग्यूमेंट सेकुलर लॉ के पर्सपेक्टिव से थे। इस्लाम किस तरह से एक बेटर निज़ाम है और उसके ऊपर क्यों आप दूसरी मॉरल फ्रेमवर्क को या दूसरे कल्चरल फिनोमिना को या दूसरे पर्सनल लॉज को मुसल्लत नहीं कर सकते, इस पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था। तो ये जो गुलामी है कि आपका जो फ्रेमवर्क है, जिस पर्सपेक्टिव से, जिस फ्रेमवर्क में आप सोचते हैं, वही आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप दुनिया को, इस वक्त आपकी ये सलाहियत ही नहीं है कि आप दुनिया को अपने नज़रिए से देख सकें। ये हमने फ़िलिस्तीन के क्राइसिस में देख लिया, फ़िलिस्तीनियों को इस तरह मारा गया, 30-32 हज़ार 35 हज़ार फ़िलिस्तीन शहीद हो गए फ़िलिस्तीनी, उसके बावजूद मुसलमान सिर्फ दुआएं कर रहा है और मुस्लिम जो ममालिक हैं वो सिर्फ और सिर्फ जियो पॉलिटिक्स का नाम ले रहे हैं, भाई नेगोशिएशन होंगे, वो होंगे, उसमें हज़ारों लोग मर गए। तो इसका सीधा फ्रेमवर्क ये आता है कि आप आइडियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया में रेलिवेंट नहीं है। दूसरा ये आता है कि भाई जब आप रेलिवेंट नहीं है, तो जब आपने जो तंजीम बनाई है, जब आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती है, तो उस तंजीम की सर्वाइवल वो आपका बिगेस्ट गोल बन जाता है, क्योंकि वहीं से आपकी ताकत आती है। जब आपका पूरा गोल तहरीक नहीं तंजीम बन जाता है, तो कोई भी आउटसाइडर आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इनसाइड ऐसी फिलॉसफी नहीं चल रही है कि जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर है, वो एक सिस्टम है, और बाहर से आप आने नहीं देंगे, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि भाई आप कैपेबल नहीं है प्रोड्यूस करने के। तो पावर क्रिएट हो गई, ताकत ऐसी बन गई कि जिसमें अगर आप पूरी तरीके से इस इदारे के सबमिट हो जाएं और उसकी पूरी जो हायरार्की है उसके हिसाब से चलें, तो आप उसका हिस्सा हैं। अगर आप वो करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी लूज़ हो जाती है। तो जो हम जैसे जो यंग स्कॉलर्स हैं, जो जब ये कोशिश करते हैं कि भाई हमें काम करना है, तो हम एक तरफ ये देखते हैं कि हिंदुस्तान एज अ मुल्क इस तरह इस्टेब्लिश हुआ कि वहाँ पे पार्टीशन के बाद नए इदारे बनाने की कैपेसिटी छीन ली स्टेट ने भी, और जितना भी फंडिंग है वो कंट्रोल में था जो पुराने इदारे हैं। तो आप मजबूर हैं आप उन इदारों के साथ काम करें। जब आप उन इदारों के सामने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई जो बंदा या जिस थिंकर ने इस इदारे को कायम किया था, आप उसके थॉट के ओवर एंड बियॉन्ड नहीं जा सकते, तो आपकी क्रिटिकलिटी ख़त्म हो गई। तो आप 2 महीने 4 महीने 5 महीने वहाँ काम करने की कोशिश करते हैं, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे तो सिर्फ मैं बैठा हूँ और सिग्नेचर कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स में, कोई रियल काम नहीं कर रहा हूँ। तो फ्रस्ट्रेट होके फिर आप सोचते हैं कि नहीं, मैं क्यों ना ऐसी ज़िंदगी जीऊँ, कमाऊँ और फिर वापस आगे कुछ करूँ। तो ये डाइकोटोमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिसर्चर है ये सही है। कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर आपको लग रहा है कि ये इदारे इनकेपेबल हैं, आपको छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस कायम करने पड़ेंगे, और वो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग वो अटेम्प्ट भी करते हैं, क्योंकि वो सही में जिसे कहते हैं वो इंडिविजुअल लेवल का काम नहीं है। उसमें आपको खुद पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, उसमें आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, वो एक अलग बॉल गेम है। आपने कहा कि ये जो जमातें हैं, ये जब इनके पास लोग काम करने के लिए आते हैं, जिनके कारकुनान हैं, उनसे ये चाहते हैं कि अपने जो बानी हैं, जो हमारे फाउंडर्स हैं, उनके नज़रियात से ऊपर उठ कर के काम ना करें। क्योंकि उनके नज़रियात से ऊपर उठना अलग चीज़ है, लेकिन और मौजूदा जो हालात में जो चैलेंजेस हैं हमारे साथ, उनको काउंटर करना, उसके एतबार से काम करना, उसके लिए मंसूबे बनाना, ये एक अलग मौजू है। ये चीज़ें फाउंडर्स के नज़रियात के ख़िलाफ़ तो नहीं होंगी। तो आखिर इन्होंने, जब सचर कमेटी का रिपोर्ट भी आ गया, इन्हें भी तो ज़रूरत महसूस हुई होगी कि अलग अलग महाज एजुकेशनल फील्ड में, इकोनॉमिकल फील्ड में, उसी तरीके से नज़रियाती मैदान में मुसलमानों की आइडेंटिटी को लेकर जो चैलेंजेस है, उसको लेकर के जो काम की ज़रूरत है काउंटर करने के लिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर इदारे कायम किए थे, वो ज़रूरत तो इनको भी महसूस हुई होगी। आखिर इन्होंने इस पर अमल क्यों नहीं किया, इसके लिए कोई हल क्यों नहीं निकाला? देखिए, अगर आप बहुत ऑनेस्टली देखेंगे, हर एक मिली इदारे ने वो हर काम करने की कोशिश करी है जो उसको लगा कि ज़रूरत है। आप ये देखेंगे कि हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का एक लीगल सेल भी चल रहा है, हर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मीडिया हाउस भी चला रही है, रिसर्च का भी काम कर रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम मैंने आपको शुरू में बोला कि वो सब कुछ खुद करेगी, चाहे उसकी कैपेसिटी हो या ना हो। रियल क्राइसिस ह्यूमन रिसोर्स का है। जिस तरह के इदारे, अब जैसे होता है ना कि मान लीजिए आपके पास एक विंडोज़ 7 का सिस्टम है, उसकी एक लिमिटेशन है, वो उसी तरह से कंप्यूटेशन करेगा। जब तक आपके पास एक बेटर नया कंप्यूटर नहीं आएगा, आप लिमिटेड रहेंगे।
तो प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि पावर है, आपका पूरा का पूरा जो नेटवर्क है फंडिंग का, वो एक टाइप ऑफ थॉट से होता है। अगर आप उसको चैलेंज करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो इंटरनल पावर स्ट्रक्चर है, जो आपकी पोजीशंस हैं, वो लगता है लोगों के वो छूट जाएंगी। तो पॉइंट यही है कि रादर देन कम्युनिटी की क्या ज़रूरत है, ये देखा जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या ज़रूरत है। लीगल सेल सबको अलग अलग चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग फंडामेंटली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन से भी बनी, मुशावरत बनी, इसलिए वो सियासी रह गई, वो ये रह गई कि भाई एक दूसरे की टांग खींचना। आज की डेट में आपको पता है मुशावरत का क्या हाल है, ठीक है। इसी तरह से आप मुझे ये बता दीजिए, हम लोग सब लोग ये चलाते हैं मीडिया हाउस, एक अच्छा सिंगल यूट्यूबर बेस सेटअप के लिए 2 लाख से 3 लाख रुपए से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। मैं जब कह रहा हूँ, जब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, धुवराठी लेवल का काम कर रहे हो, ये अरेंज करना भी, या इस तरह का अरेंजमेंट क्या मिली इदारे आइडेंटिफाई करके कि फ़लाना अच्छा काम कर रहा है। मान लीजिए मिल्लत टाइम्स है, शम्स भाई कम से कम 10 साल से कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से डिग्री है, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास ताकत है, पैसा है, इन्फ्लुएंस है। वो मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट या बड़ा चैनल क्यों नहीं बनवा सकते? ये बुनियादी सवाल है। बिल्कुल। वो इसलिए नहीं बनवा सकते क्योंकि उनको लगता है कि ये चैलेंज क्रिएट होगा, एक नया ऑल्टरनेटिव आएगा। उनको मुमकिन ये भी लगता होगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा, मुस्तकबिल में हमसे भी सवालात करेगा, हमारे से सवालात करेगा। मेन ये है कि अगर वो ये बोल दें कि भाई आप मुझे पूरा कंट्रोल कर लीजिए, मैं आपका माउथ पीस हूँ, तो आपको पूरी तरह अडॉप्ट कर लेंगे। और ऐसे इदारे चल भी रहे हैं, बहुत सारे तंजीमों ने मीडिया इदारे अपने बना रखे हैं, लेकिन वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ निभाते हैं। उस मीडिया इदारों प्रेस कवरेज कर दिया अपने, जो आपका जो इदारा है उसका एक कवरेज कर दिया कि फलाना, और 2-4 ऐसी न्यूज़ रिपीटेड जो हर जगह चल रही हैं, कॉपी पेस्ट करके यहाँ चला दी। बिल्कुल इसी तरह की फॉर्मेलिटीज़ हो रही है मीडिया की। जब अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या ये जो हो रहा है, ये फंडामेंटली जो आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कम्युनिटी से सोल्यूशन के नाम पे, क्या ये इनजस्टिस नहीं है? बिल्कुल है। क्या इसका सवाल आखिरत में नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये सोच है ही नहीं कि वो। लेकिन सवाल ये भी है कि चलिए अब आप जैसा कहा कि जो इदारे हमारे हैं या जो हमारी तंजीमें हैं, उनको जो लगा के करना चाहिए उन्होंने किया, अपने तौर पे कोशिशें की है, अलग अलग उन्होंने तंजीमें बनाई, उन्होंने लीगल सेल भी बनाया, एजुकेशन के फील्ड में अवेयरनेस वगैरह पे भी वो काम करते रहे, लेकिन उनका रिज़ल्ट कहीं ना कहीं नज़र नहीं आया। उनकी कमियाँ रही जो भी रही हैं, चाहे वो ख़ास फ्रेमवर्क में उनका रहना हो या सही रिसोर्सेज का उनको इस्तेमाल नहीं करना हो। बहुत सारे कम्युनिटी में ऐसे अफराद हैं जिनका वो सही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो अफराद जो मुकम्मल हमसे कनेक्ट हैं, हमारे मुरीद हैं या आइडियोलॉजिकली हमारे साथ, सिर्फ उनसे ही हम काम लें। इस चक्कर में बहुत सारे जो रिसोर्सेज है वो इस्तेमाल नहीं हो पाते। ये सब अपनी जगह, लेकिन इसके अलावा आपने जो कहा कि कुर्बानी दे करके जिन लोगों के अंदर क्वालिटी है, जो स्कॉलर्स हैं, जिनके अंदर सलाहियत है, वो आगे बढ़ के काम करें। मगर देखा यह जाता है कि जब ऐसे अफराद काम करने को आगे बढ़ते हैं, जैसे आपने मिल्लत टाइम की बात किया, मिल्लत टाइम शम्स तबरेज़ साहब लगातार काम कर रहे हैं और बहुत हद तक अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। इस तरीके से बहुत से इदारे हैं, ऑब्जर्वर पोस्ट है, नाउस नेटवर्क है, आपका हक मीडिया है, दीगर इदारे हैं। इसी तरीके से दूसरे फील्ड में भी थिंक टैंक के मैदान में भी कुछ लोग कोशिशें कर रहे हैं, कुछ लोग डॉक्यूमेंटेशन का काम भी अपने तौर पर कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही है मॉब लिंचिंग्स वगैरह को लेकर के। ऐसे लोगों को कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं मिलता, जबकि वही कम्युनिटी उन पुरानी जमातों को बहुत मजबूती से साथ देते हुए नज़र आते हैं। इसका क्या रीज़न है और क्या कम्युनिटी का माइंडसेट चेंज किए बगैर ये काम कर पाना मुमकिन है? देखिए, कम्युनिटी, बहुत सारे लोग क्या वो होता है कि भाई नहीं, जो सारी जिम्मेदारी या तो सरकारों की है या मिली इदारों की है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। मेरा मानना ये है कि रियल इशू कम्युनिटी है अपने आप में। आप आज की डेट में बीजेपी और कांग्रेस के बीच का इलेक्शन चल रहा है, आप किसी भी चबूतरे पे जाके बैठ जाइए, वो बातें आपको बताएंगे कि पार्टी के अंदर ये चल रहा था, फलाने की ये आइडियोलॉजी थी, उसने यहाँ से ये काट मारी, उसको पूरा पता है। वो जो पंचायत लेवल पे वोट करता है, तो वो उस लेवल की सियासत जो घर के लेवल पे हो रही है, जो पंचायत के लेवल पे हो रही है, जो स्टेट के लेवल पे हो रही है और जो देश मुल्क के लेवल पे हो रही है, उसमें सिर्फ स्केल का फ़र्क है, प्रिंसिपल सेम है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, वो मैं मानता हूँ कि पूरी दुनिया की सबसे डिसऑनेस्ट कम्युनिटी है। जूस जो उनका मनहज है वो कर रहे हैं, उन्होंने साबित कर दिया।
इस कंट्री के जो हिंदुत्ववादी ग्रुप है, वो जो उनका प्लान ऑफ एक्शन है, जो उन्होंने 100 साल पहले डिसाइड किया, वो कर रहे हैं। दलितों ने जो डिसाइड किया वो कर रहे हैं, ब्लैक्स ने जो डिसाइड किया वो कर रहे हैं, कम्युनिस्ट्स ने जो डिसाइड किया वो कर रहे हैं, लिबरल्स ने जो डिसाइड किया वो कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट्स ने जो डिसाइड किया वो कर रहे हैं। ये अकेली कम्युनिटी और कॉम ऐसी है जिसका गोल सेटिंग ही प्रॉब्लम है। गोल सेटिंग के बाद गोल अचीविंग भी प्रॉब्लम है। तो इसमें डिसऑनेस्टी किसकी है? आज की डेट में मैं इतने सारे, क्योंकि मैंने काम किया है 2-2.5 साल से ना, उसमें मैं काम कर रहा हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया से ही ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको हल्का सा डायरेक्शन दे दें, वो हमारे वीडियोस आप देखिए, अल जज़ीरा लेवल का प्रोडक्शन है। और ये वो बच्चे हैं जो अभी जस्ट निकले हैं यूनिवर्सिटी से, इन्होंने 2-4 साल काम भी नहीं किया इंडस्ट्री में, बल्कि ये जब हमें छोड़ के गए क्योंकि हमारे पास फंडिंग नहीं थी चलाने की, तो इनको 2 से 2.5 गुना सैलरीज मिल रही हैं। तो क्या पॉसिबल नहीं है? आज की डेट में हम लोग फील्ड सर्वे करवा रहे हैं, किन से करवा रहे हैं? जामिया के बच्चों को इंटर्न्स हायर करके करवा रहे हैं। तो रियलाइजेशन नहीं है। उसकी वजह यह है कि लीडरशिप फेलियर है। किसी भी मिल्ली इदारे का लीडर आज की डेट में, अगर आप गोल सेटिंग देखें, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मल्टी डायमेंशनल, मल्टी टैलेंटेड शख्सियत, इकोनॉमिक्स भी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, लीगल वो कंट्रीब्यूशन भी है, कल्चर में भी कंट्रीब्यूशन है, स्टेट भी बना रहे हैं। क्या हमारी लीडरशिप की ट्रेनिंग या हमारी कम्युनिटी की ट्रेनिंग उस लेवल की है? आप गोल की बात कर रहे हैं, मकसद की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हमारी कम्युनिटी में जो ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, जो जमातें बनती हैं, उनके पास बाज़ाब्ता कोई विज़न होता है, कोई रोड मैप होता है, कोई उनका एक बहुत बड़ा एक मकसद होता है कि हमें वहाँ तक पहुँचना है, कोई गोल होता है उनके पास? ऐसा आपको लगता है? क्योंकि मैंने जो देखा है कि यूं ही तंजीमें बना ली जाती है कि मिल्लत की खिदमत करनी है। देखिए, जो 100 साल पहले जो तंजीमें बनी हैं, 180 साल पहले, वो तो बाकायदा एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के थ्रू बनी थी। प्रॉब्लम ये हुआ कि उस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क को जिस डायरेक्शन में इवॉल्व होना चाहिए था समय के साथ, वो वहीं फिक्सेटेड इन टाइम हो गया। जो नई बन रही हैं उनकी कोई गोल्स ही नहीं है। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपने एक फ़लाना ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक लोकल कुछ ऐसा काम किया जो फ़लाना एनजीओ को देख के उसने इम्प्लीमेंट किया, तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन सोचती है मैं भी तो कर सकता हूँ, और वो उसको रिपीट करती है, क्योंकि उसको ये दिखाना होता है कि वही अस्पताल उसने बनाया, अस्पताल मैं भी तो बना सकता हूँ। तो जो पूरा कंपटीशन हो रहा है वो ऐसी चीज़ों में हो रहा है जो तहरीकों की ज़रूरत ही नहीं है। ये सारी चीज़ें एक्चुअली तहरीकों को, एनजीओज़ को इनेबल करना था करने के लिए। तहरीकों का काम ये था कि वो आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाती। मान लीजिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड किस लिए बना था? मुस्लिम पर्सनल लॉ के डिफेंस के लिए जी, उसकी कम्युनिटी में और नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में एक्सेप्टेबिलिटी के लिए, लॉ को इस तरह से सामने पेश करने के लिए कि डिफेंसिबल हो कॉन्स्टिट्यूशनली पर्सनल लॉ। आप मुझे बता दीजिए इनमें से कौन से गोल्स हैं जो अचीव हुए हैं? आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वेबसाइट खोलिए, आप ये खोज के बता ही नहीं सकते हैं कि उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डिस्कशंस और फोरम्स देखिए। तो गोल सेटिंग अगर है भी किसी चीज़ की, तो उसकी अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स है इंटरनल। जैसे आपने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मकसद ये भी था कि एक तरफ से हुकूमत के अटैक्स को लेकर के डिफेंस करना मुस्लिम पर्सनल लॉ का, दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी के बीच जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ को, मुस्लिम आइन को, मुस्लिम निज़ाम को, इस्लामी निज़ाम को एक्सेप्ट करवाना, जहन साजी करना, एक तरीके इस्लाह मुआशरा तहरीक भी उनकी इसके लिए मौजूद है। लेकिन जब डिस्कशंस आते हैं, ट्रिपल तलाक का हो, अभी यूसीसी का डिस्कशन आता है, तो इनकी तरफ से सिर्फ ऐसे आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं जो कि हुकूमत के टारगेट से जो है डिफेंस कर सके, लेकिन जो इस्लामी नज़रिए से उसको किस तरीके से मौजूदा फ्रेमवर्क में या मौजूदा नज़रियात को सामने रखते हुए या मौजूदा जो जनरेशन की सोच है उसको सामने रखते हुए इस्लामी नज़रिए को कैसे पेश किया जाए, इस पर अगर उनका वर्क नहीं होगा, उस पर वो बात ही करना नहीं चाहेंगे, जो नया जनरेशन है क्या उनको नज़रियाती तौर पर कमज़ोर नहीं होगी? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। डॉक्टर जावेद जमील एक थिंकर हैं, जिन्होंने जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सबमिशन आया कि भाई लॉ कमीशन को सबमिट करना है डॉक्यूमेंट, पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जमात इस्लामी ने, जमीयत उलमा ने खालिस पॉजिटिव लॉ के बेस पे एक डॉक्यूमेंट सामने रखा और साथ साथ ये बोल दिया कि जो इस्लामिक मोरालिटी है और जो दूसरी मोरालिटी है वो सेम नहीं है, आप उसके बेसिस पे नहीं कर सकते। जावेद जमील का जो डॉक्यूमेंट था उसमें पूरा इस्लामिक लॉ के फ्रेमवर्क से कि क्यों वो बेटर है बनिस्बत दूसरे मॉरल फ्रेमवर्क से जो
पर्सनल लाइफ में लॉ का इम्प्लीमेंटेशन करता है। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि उसको स्पेस नहीं दिया गया, हालांकि उन्होंने ही इन्वाइट किया लिखने के लिए। इस वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग शिकार हैं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इस्लाम की नज़रिए को सामने रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़े हुए होंगे, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में ही सब चीज़ सामने रखनी है। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि वही कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अलाउ करता है कि आप अपने रिलीजियस फ्रेमवर्क से कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स के विद इन अपने आर्ग्यूमेंट को सामने रखें। लेकिन वो इसलिए केपेबल नहीं है क्योंकि लोगों की मौजूदा 21वीं सदी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने की सलाहियत ही नहीं है। आपको ये मानना पड़ेगा। हमारी जो इंडस्ट्री है, जैसे आपको अगर मैं बोलूं कि JNU से जितने भी इकोनॉमिक्स के बंदे डिग्री लेके निकलते हैं, क्या वो सब इकोनॉमिस्ट कहलाने के लिए क्वालिफाइड हैं? नहीं है। इसी तरह जो हम लोगों ने इंडस्ट्री सेट करी है हमारी इस्लामिक एजुकेशन की, उसमें पूरी दुनिया में इस वक्त हज़ारों लाखों लोग पर ईयर निकलते होंगे, बेशक निकलते होंगे। उसके बावजूद इस्लाम का जो बुनियादी नज़र है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स में हो, चाहे वो इस्लामिक इकोनॉमिक्स में हो, चाहे वो सियासी नज़र हो, आज की डेट में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। बावजूद इसके कि आपके 56 से ज़्यादा मुल्क हैं, आपकी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है सेकंड नंबर पे, और अगर आप फेथ बेस्ड आबादी लें जो एक्चुअली अपने फेथ को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी हाईएस्ट है, क्योंकि क्रिश्चियंस तो आज की डेट में आपको पता है डाइल्यूट हो गई है। आपके पास न्यूक्लियर पावर नेशन भी है, सारी चीज़ें आपके पास। पर कैपिटा इनके इनकम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रीज़ हैं। कतर का पर कैपिटा इनकम दुनिया का नंबर 1 है। उसके बावजूद आपके ये हालात हैं। आपको लगता है कि जो हमारे इदारे हैं या हमारी तंजीमें हैं उन्होंने इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया है कि जो इस नज़रियाती लड़ाई है पूरी दुनिया के अंदर, आइडियोलॉजिकल एक वार है, इसके लिए किस तरीके से वो काम कर सके? और जो मदारिस से फ़ारिगीन हैं, देवलों में दुनिया को हासिल किए हुए लोग हैं, दूसरी तरफ हमारे कम्युनिटी में वो लोग भी हैं जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग भी हैं जो ह्यूमन राइट्स के पूरे डिस्कशन पे नज़र रखते हैं, उसके जो नज़रियात हैं उसको पढ़ते हैं। ऐसे दो रिसोर्सेज को दोनों को कंबाइन करके उसको इस्तेमाल करके इस वार में आगे बढ़े, इस वार में मुकाबला दे सके, चीज़ों को सही तरीके से पेश कर सके, इस पर उन्होंने कोई फोकस ही नहीं किया। नहीं, फोकस है। देखिए, ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज़ रॉन्ग विद द कम्युनिटी। मैं इस फ्रेमवर्क से नहीं आता हूँ। मैं तो बल्कि जमात इस्लामी के साथ कई प्रोजेक्ट्स किए, जमीयत उलमा के साथ मैंने कोशिश करी कोलैबोरेट करने की। अभी मैं चाहता हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए भी हम लोग ऐसे वीडियोस बनाएं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ को सिंप्लीफाई करके सामने रखें। प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो ट्रेनिंग है वो फ़िलासफ़ी में भी है। तो जो 21वीं सदी में जब हम इश्यूज़ को डिफ़ाइन करते हैं वो एक सर्टेन लैंग्वेज, एक सर्टेन लॉजिक और उसके थ्रू करते हैं। जो हमारी कम्युनिटी है या जो हमारा नॉलेज सिस्टम है वो केपेबल नहीं है उसको एड्रेस करने के लिए। जैसे आपको मिसाल के तौर पे मैं बताऊं, जो इल्मुल कलाम की डिबेट है वो उस ज़माने की फ़लसफ़े, जो ग्रीक यूनानी फ़लसफ़ा है, उसको रिस्पॉन्ड कर रही थी। वो ये नहीं बोल रही थी कि भाई यूनानी फ़लसफ़े में जो लिखा गया है मैं उससे क्यों एड्रेस करूँ। वेल इन्फॉर्म्ड थी, उसको रिस्पॉन्ड कर रही थी और उससे बेहतर फ़लसफ़ा प्रोड्यूस कर रही थी। हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ ऐसा समझा गया इस वक्त कि जैसे जो वेस्ट में फ़लसफ़े प्रोड्यूस हुए हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सारा सल्यूशन इल्मुल कलाम की एक पर्टिकुलर डिबेट में। इल्मुल कलाम एक ज़माने में उस ज़माने की जो सलाहियत थी उसके बेसिस पे आपने आर्ग्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे इन डिफेंस ऑफ इस्लाम। आज की डेट में दुनिया में आर्ग्यूमेंट्स बढ़ गए हैं, आपको सेम डिफेंस प्रोड्यूस करना है विद न्यूअर एंड बेटर मेथोडोलॉजी। ये लोग समझने को तैयार नहीं है इसकी बीच में डिफरेंसेस। लोग अभी भी ग्लोरियस पास्ट में जी रहे हैं कि इस्लाम का एक गोल्डन एज था, उस गोल्डन एज में जो हो गया वो सब सही था। इस्लाम को वो इक्वेट करते हैं एक पर्टिकुलर हिस्ट्री में जो इस्लाम हुआ, वो ये समझते हैं कि ऑटोमन खिलाफत भी एक आइडियल खिलाफत है। तो ये जो प्रॉब्लम है कि भाई इस्लाम असल में है क्या और वो दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहता है, उसको आर्टिकुलेट करने के लिए आपको दुनिया की जो बेस्ट नॉलेज है इस वक्त उसको अपने आप को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, उसको आपको इस्लाम के नज़रिए से देखना पड़ेगा। अभी जो दूसरी आपने बात बोली, जो ह्यूमन राइट्स के, जो मॉडर्न एजुकेशन से पढ़े हुए लोग हैं वो उल्टा काम करते हैं। वो मॉडर्न एजुकेशन के फ्रेमवर्क से इस्लाम को देखते हैं। तो ये डॉक्टर जावेद जमील का जो काम है उसमें मैंने देखा कि अप्लाइड इस्लामिक्स में इस्लाम को के बुनियादी प्रिंसिपल्स को, उसूल को, जैसे आप मिसाल के तौर पे लीजिए कि ज़कात,
उश्र और खुम्स, वेल्थ पे टैक्स है, प्रोडक्शन पे टैक्स है। अगर आप सिर्फ इस लैंग्वेज में बोलें जिस लैंग्वेज में मॉडर्न इकोनॉमिक्स वर्क करती है, तो आज की डेज में टॉमस पिकेटी जो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े सोशलिस्ट वो हैं, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी बोल रहे हैं ग्लोबल वेल्थ टैक्स होना चाहिए, क्योंकि पैसे में, इनकम में लोगों की वेल्थ जमा नहीं होती है, वो किस में होती है, उनकी जायदाद में। तो ये जो सल्यूशन ओरिएंटेड के जो इस्लाम के उसूल हैं, उनको ऐसी लैंग्वेज में बोला जा सकता है जो मॉडर्न सोसाइटी समझती हो, ये हम लोग नहीं कर पाए। हम लोग ने कहीं ना कहीं उनको एलियनेट किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया को एलियनेट नहीं कर रहे थे, वो उस ज़माने की लैंग्वेज बोल रहे थे जो कुरैश समझते थे, या अंसार समझते थे, या ये जो समझते हैं। हाँ, ये जो नज़रियात और शनाख्त का जो पूरा डिबेट है, पूरा डिस्कशन है, इसके लिए किस तरह के महाज पे, किस तरह के मैदान में काम करने की ज़रूरत है? अगर हम हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करें, यहाँ पे जो यूथ्स काम करना चाह रहे हैं, जो यूनिवर्सिटियों से निकले हुए स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स काम करना चाह रहे हैं, उनको किस तरह के मैदान में काम करना चाहिए? जैसे थिंक टैंक इदारे कायम करना, जर्नलिज्म के फील्ड में काम करना, रिसर्च के ऊपर, डॉक्यूमेंटेशन, किस तरह का काम करना चाहिए? देखिए, कोई भी सोसाइटी किसी एक चीज़ से नहीं चलती है। आपको बिजनेसमैन भी चाहिए, आपको इकोनॉमिस्ट भी चाहिए, आपको जर्नलिस्ट भी चाहिए, आपको डॉक्टर भी चाहिए, आपको सब चीज़ चाहिए। प्रॉब्लम ये हो गई है कि मुसलमानों को ये लग रहा है कि सिर्फ एजुकेशन पे पैसा लगाने से, यूनाइटेड स्टेट्स में लिटरेसी रेट 100% है, उसके बावजूद ट्रंप आके एक्सट्रीम रेडिकल राइट विंग पॉलिटिक्स कर लेते हैं। तो पहली बात तो इस कन्फ्यूजन से बाहर आना पड़ेगा कि एजुकेशन इज़ इक्वल टू दुनिया की बका। राइट एजुकेशन वो एक पर्टिकुलर एजुकेशन का सबसेट है जिससे ये चीज़ अचीव हो सकती है। दूसरा ये कि भाई, ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ज़कात का पैसा, सारा पैसा या तो मस्जिद बनाने में या ये स्कूल बनाने में लगता है। ज़कात की 8 कैटेगरीज हैं जी। उन 8 कैटेगरीज में एक कैटेगरी ये भी है कि भाई जो आपके प्रिजनर्स हैं उनको रिहा करने में। आज 4 साल हो गए हैं हमारे प्रिजनर्स को, जो CAA में झूठे इल्ज़ाम के बेसिस पे अंदर डाल दिए गए। मैं पर्सनली जानता हूं कि उनको अपनी फ़ीस देना मुश्किल हो जाती है। 20 करोड़ की कम्युनिटी में 200 लोगों के, जो 200 प्रिजनर्स हैं जिन्होंने कम्युनिटी के लिए फ़ाइट करा, जिसमें हज़ारों करोड़ का ज़कात रोटेट हो रहा है, उनको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। हम इसके ऊपर आएंगे। मेरा सवाल बेसिकली ये है कि जो ये पूरी नज़रियाती लड़ाई है, इसके लिए क्या हिंदुस्तान के जो मुस्लिम यूथ्स हैं इनको मीडिया इदारे कायम करना चाहिए, थिंक टैंक बॉडीज़ कायम करना चाहिए, रिसर्च के इदारे कायम करने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस तरह करना चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सारे काम होने चाहिए और हो भी रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी जो मान लीजिए मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में हूँ, कोई बंदा, उसके पास जब वो यूनिवर्सिटी में होता है, उस फ्रेम में उसके पास पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि उसके घर के खर्चे नहीं होते हैं, उसकी फैमिली नहीं होती है, तो वो ये रिस्क ले पाता है कि यार मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ। वो 1-2 साल में जब फारिग हो जाता है और जब वो रियल लाइफ में आता है तो उसके पास इशू आता है कि उसको घर भी चलाना है। पहली बात तो ये है कि मुस्लिम्स के विद इन फंडिंग का इकोसिस्टम नहीं है। जिस तरह से स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम होता है, आपको ये समझना पड़ेगा ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है। जब तक इसका एक वेल इस्टेब्लिश्ड इकोसिस्टम नहीं होगा, आपने RSS में देखा 2014 के बाद और BJP में कम से कम 100-200 यूट्यूबर्स हैं जो हिंदुत्व की जो आइडियाज़ हैं उनको प्रोपोगेट कर रहे हैं और वो वेल फंडेड है। बिल्कुल। उनके पता नहीं 50 थिंक टैंक्स होंगे जो 3-3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। उनके 10 नए मीडिया हाउसेस ऐसे निकले हैं कि जिनका दिन रात काम है ऐसी न्यूज़ को सामने रखना जो कल को एंटी मुस्लिम फ्रेमवर्क में इस्तेमाल हो सके। ठीक है, ये तो हो गया नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट। पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में मैं क्योंकि मैंने बात की, मैंने जो लोग यूजुअली अपने आप को कि हम मुस्लिम मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं उनसे मिला, यूजुअली लोग बोलते हैं क्या ज़रूरत है, ठीक है, क्या ज़रूरत है कि आपको नौकरी छोड़ के ये काम करने की, और दूसरे ही सेंटेंस में बोलते हैं मीडिया की हमें ज़रूरत है। तो पहले तो ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी सोच है कि हमें मीडिया चाहिए, हमें थिंक टैंक चाहिए, लेकिन मैं उसके लिए नहीं लगाऊंगा। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में स्टेट आपके साथ नहीं है, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ और से, उस कॉन्टेक्स्ट में इदारे सिर्फ और सिर्फ क्राउड फंडिंग से चल सकते हैं। तो कम्युनिटी में इंक्लूडिंग बिजनेसमैन, अगर आप देखेंगे प्रॉफिट को सबसे ज़्यादा सपोर्ट बिजनेस कम्युनिटी का था। यहाँ पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मेरा ऐसा मानना है कि बिजनेस कम्युनिटी का ज़ीरो सपोर्ट है कंस्ट्रक्टिव
कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव में, वहाँ सपोर्ट है जहाँ पे उनका बैनर लगेगा, जहाँ पे उनको स्टेज पे जाके वो देने का मौका मिलेगा। तो पहले तो हमें मिल के जो ऑलरेडी ऐसे यूट्यूबर्स हैं, जो ऐसे थिंक टैंक्स हैं जो इस्टेब्लिश हुए हैं, उनकी कमी ये है कि वो मिल के काम नहीं करते। हम लोगों ने जैसे सबने मिलके कोगिटो बनाया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 2 या 4 लोगों से ज़्यादा उसमें एक्टिव नहीं होता है, आपका भी पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। तो पहले तो जो ये भी ग्रुप है जो अपने आप को ये बोल रहा है कि वो प्रो मुस्लिम काम कर रहा है, प्रो मुस्लिम कम्युनिटी काम कर रहा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि वो हिपोक्रेट है। सबसे इमीडिएट ये है कि भाई जो रियलाइज कर रहे हैं ज़रूरत को, वो कोलैबोरेशन में आके कलेक्टिव लेवल पे डिमांड कर सके कम्युनिटी से कि ये रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिटी तक उसकी डिमांड ही नहीं पहुंच रही है। कम्युनिटी को तो ऐसा लगता है, अगर हम मीडिया इदारे की बात करें तो उनको ये लगता है कि यूट्यूब से, वेबसाइट से बहुत ज़्यादा इनकम आ रहे हैं। उनको ये लगता है कि जो मिल्लत टाइम है, ये नॉस नेटवर्क है, ये हक मीडिया है, ऑब्जर्वर पोस्ट मकतूब है, इनको जो है जमात इस्लामी, जमईयत उलमा, मौलाना सज्जाद नोमानी, मौलाना अजमल, इस तरह जो हमारे बड़े लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, तंजीमें, वो इनको फ़ंड कर रही है, ऐसा कौम को लगता है। इसी तरीके से कौम को ये भी लगता है कि जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, मजलिस है या दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप्स, कांग्रेस वगैरह है, उनसे जो है फंडिंग मिल जाया करती है। ये कौम को फील है, कौम के बीच यही बात है, इसलिए भी कहीं ना कहीं कौम सपोर्ट इन इदारों को नहीं कर पाती है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि यूट्यूब इज़ नॉट अ गुड पेयर। पहली बात यह है कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है वो उस हिसाब से पे करता है कि आपका कंज्यूमर कौन है। अगर आप फॉर एग्जांपल एप्पल के प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, आईफोन के ऊपर, तो यूट्यूब को पता है कि आपको कंज्यूम करने वाले मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और रिच होंगे, तो वो जो ऐड आपके सामने रखेगा वो हाई पे ऐड होंगे। आप मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे, ज़्यादातर आप न्यूज़ ऐसी कर रहे हैं जो कम्युनिटी के डिफेंस की है। बहुत सारी न्यूज़ आपकी मोनेटाइज नहीं होगी और ज़्यादातर जो आपका कंज्यूमर है वो गरीब मुसलमान है, तो वो ही इज़ नॉट अ गुड पेयर। तो आप अगर देखें तो हो सकता है कि बड़े यूट्यूबर्स को जो इस तरह के इश्यूज़ कवर कर रहे हैं, जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं या जो हाई इनकम क्लास कंज्यूम करता है, उनको होता होगा, लेकिन इस तरह के इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं करता है। हम तो जैसे, क्योंकि हमारी व्यूअरशिप भी ज़्यादा नहीं है, आज तक जब से मोनेटाइज हुआ है कि 200 रुपये का रेवेन्यू दिख रहा है कि जनरेट हुआ है, और वो कभी अगर 10,000 का होगा तो मिलेगा। तो ये हालात हैं। सेकंड नंबर पे ये बात है कि भाई जो इदारे हैं, मिली इदारे हैं, वो एक्चुअली दे डोंट पे यू। उनके अपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उन्होंने अपने हाथ इतनी जगह डाल रखे हैं और वो सेम प्रोजेक्ट्स खुद कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का मिस इंटरप्रिटेशन है, एज इफ दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। बहुत ज़्यादा करीब से काम करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो भी, क्योंकि अगर वो अपना एफर्ट एफिशिएंटली करें, कि मेरे एक्सपीरियंस में हर इदारे एक ही चीज़, जैसे जमात इस्लामी में मैंने ऑब्ज़र्व करा कि मीडिया के हर स्टेट का अलग है। उसके अलावा सेंटर में भी कम से कम 3-4 मीडिया इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। बिल्कुल। तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है फंड, वो फंड कलेक्ट होके एक लार्जर, बहुत एफिशिएंट मीडिया इनिशिएटिव बन सकता है, जो उन्होंने मीडिया वन के कॉन्टेक्स्ट में केरला में करके भी दिखाया। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि नॉन एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है। फंड जितना है, पहली बात, वो इनफ नहीं है। बिल्कुल। हम कुरान की एक आयत में पढ़ रहा था, उसमें अल्लाह मुखातिब हो रहा है मुसलमानों से उस ज़माने में और बोल रहा है कि आप मुझे एक अच्छा कर्ज दो, यू गिव मी अ गुड लोन। अल्लाह आपसे कर्ज मांग रहा है, किस काम के लिए? उम्मत के काम के लिए, ज़कात के अलावा। हाँ। तो ज़कात इज़ अ वेरी मिनिमल। ज़कात, आप ये समझिए कि ज़कात का कोई रोल नहीं है कंप्लीट रीचेंज में। ज़कात का रोल है जो मार्केट में फेलियर्स हो रहे होते हैं छोटे मोटे, उनको करेक्ट करने के लिए। उसके अलावा आपने अगर देखा कि बुरा एग्जाम्पल था कि जब पूछा गया कि भाई एक जंग होनी थी कि भाई कौन कंट्रीब्यूट करेगा, तो हज़रत उमर आए। हज़रत उमर ने बोला कि भाई मैं अपनी आधी वेल्थ को डोनेट कर रहा हूँ। तो बात उठी कि भाई हज़रत अबू बकर ने तो अपनी पूरी वेल्थ डोनेट की है। ये मिजाज ही नहीं है कि भाई जो बिजनेस ओनर्स हैं, वो आज की डेट में, मैंने उनको पर्सनली एंगेज किया जब फंडिंग के लिए, उन्हें कि नहीं, हम इस चीज़ में क्यों हो, कल को हमारा गवर्नमेंट जिसे कहते हैं काम रोक देगी। 50 तरीके होते हैं सपोर्ट करने के, लेकिन वो जो डर है, वो जो कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए ईमान की ज़रूरत है, मुझे लगता है वो मिसिंग है। और ये हो गया कि वहाँ पर डर भी नहीं है।
उनको भी पता है कि अगर हम चाहें तो पैसा दे भी सकते हैं, फंड कर आराम से दे सकते हैं, कोई बगैर किसी ऐसे रास्ते के कि जिससे हुकूमत उन पर प्रेशर बना सके। बहाना है मुझे लगता है कि अपने आप जिम्मेदारी से बचने का, कोई पैसा देना नहीं चाहता। तो एक तरफ तो ये है कि जो अच्छे मुस्लिम इदारे हैं, जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, मैं इनको डिसऑनेस्ट नहीं मानता हूँ, ठीक है। एक ऐसा इदारा है जो बैन भी हो गया, उनको भी मैं डिसऑनेस्ट नहीं मानता हूँ। लेकिन ये गलतफहमी दूर करने की ज़रूरत है कि जो आवाम को लगता है कि मिली जमातें मीडिया इदारों को नहीं फंड करती हैं, ये मुकम्मल तौर वो पर अपने ही इदारे नहीं चला पा रहे हैं। उनकी एक प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ कि वो नॉन एफिशिएंट है। वो जितना पैसा उनके पास अपने आप को चलाने के लिए आता है वो इनफ है रेवोल्यूशन लाने के लिए। अच्छा ये बताइए कि कम्युनिटी बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश भी करते हैं कि जो हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, जो हमारे पोर्टल्स हैं, वो मेयार नहीं दे पाते हैं जो कि लिबरल मीडिया देते हैं, या दूसरे ऐसे भी जैसे ध्रुव राठी, ये भी चर्चे में है, वो जिस तरह के दे पा रहे हैं। मुस्लिम जो मीडिया हाउसेज हैं वो उस तरह कंटेंट नहीं दे पाते, वो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं। ये एक शिकायत मुस्लिम कम्युनिटी को रहती है। देखिए ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम मैं सोचता था, और हम लोगों ने जब नाउस स्टार्ट किया, मैं आपके व्यूअर्स को ये करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो नाउस नेटवर्क यूट्यूब पे खोल के देखें, और आप खोलने के बाद वीडियोस देखें जो स्पेशली एक्सप्लेनर वीडियोस हैं, और आप ये बताएं कि वो ध्रुव राठी के वीडियो से 1% भी कम है या नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात होती है कि मीडिया में भी अलग अलग लैंडस्केप होता है। सत्य हिंदी है, सत्य हिंदी की क्या क्वालिटी है? कुछ भी नहीं है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोडक्शन डिस्कशन हो रहा है एक अच्छा। तो पहली बात तो ये है कि मिल्लत टाइम्स में असदुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं आते, या दानिश्वर क्यों नहीं आते? मिल्लत टाइम्स जब दावत देता है तो वो मुसलमान जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं वो ये क्यों समझते हैं कि मैं बॉक्स हो जाऊंगा? तो पहली बात तो ये है कि सपोर्ट ही नहीं है। जो लिबरल इदारे हैं वो बड़े ऐसे बनते हैं इस वजह से क्योंकि कम्युनिटी इनिशिएटिव है। ध्रुव राठी के आप शुरू के वीडियोस देखिए और आज के वीडियोस देखिए, एक एवोल्यूशन है। तो ये कह देना मुझे लगता है कि एक लेवल पे सही भी है कि हम लोगों की क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म उस लेवल पे नहीं है। क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म बढ़ता है प्रोग्रेसिवली जब आप अच्छा काम करने लगते हैं, फिर आपको फंडिंग मिलती है, फिर आप हायर करते हैं प्रोफेशनल्स को। आज की डेट में हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोगों ने पहले 10 की टीम थी, अब 8 की है, कल 7 की हो जाएगी, कुछ महीने बाद, साल बाद पता चला 4 लोग काम कर रहे हैं। असल रीज़न यही है, जब हम बात करते हैं दवायर या द क्विंट वगैरह की, कहीं ना कहीं उनको जो कारपोरेट फंडिंग है, कहीं ना कहीं उनको पॉलिटिकल ग्रुप्स का सपोर्ट है, इसलिए वो एक बेहतरीन टीम रख पाते हैं। बिल्कुल यही बात। जो इधर कम्युनिटी मीडिया हाउसेज है उनके हालात ये है, उनके पास रिपोर्टर्स रखने के लिए पैसे नहीं है उनके पास। अभी तो अगर 24 का इलेक्शन हो रहा है तो ऐसे में ज़रूरत पड़ती है कि रिपोर्टर्स बढ़ाया जाए। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि रिपोर्टर रखकर फील्ड में भेज सके। उनके पास अच्छे वीडियो एडिटर रखने के लिए पैसे नहीं है। तो असल रीज़न कहीं ना कहीं ये है, जो क्वालिटी की जो है फंडिंग और प्रोफेशनलिज्म को आप हायर करेंगे। अब अगर प्रेजेंटर, राइटर और वीडियो एडिटर सेम आदमी होगा तो कहाँ तक अचीव कर लेगा? ध्रुव राठी की 15 की टीम है, वो मुझे लगता है कि क्योंकि मुझे पता है मार्केट रेट्स क्या हैं उस लेवल ऑफ एडिटिंग और रिसर्च के, वो मिनिमम 10 से 15 लाख रुपए सैलरीज में पे करता होगा। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे 50,000 भी नहीं होते हैं कलेक्टिवली पे करने के, तो आप उससे कंपेयर कैसे कर लेंगे? उसके बावजूद ना उसमें हम लोगों ने करके दिखाया, और मैं लोगों के पास गया, दिखाया, उन्होंने बोला वाह वाह बहुत अच्छी बात है, अल जजीरा लेवल है, लेकिन पैसे हम नहीं देंगे। तो एटीट्यूड चेंज होने की ज़रूरत है। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि मुसलमान, इवन जो स्टूडेंट भी है ना, वो भी नेटफ्लिक्स को 150 रुपये के या यूट्यूब के प्रीमियम को सब्सक्राइब कर लेता है। इससे बेहतर ये है कि आप उसको सब्सक्राइब करें, थोड़ा ऐड देख लीजिए, लेकिन आप मिल्लत टाइम्स या किसी और को 150 रुपये का मंथली सब्सक्रिप्शन दीजिए। अगर 10,000 20,000 लोग इतने मिनिमम सब्सक्राइबर पे करने वाले भी हो गए तो किसी के सामने भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया से एक सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि अगर एक अच्छा मीडिया हाउस चलाना हो मिनिमम खर्च में, तो कितना खर्च लग सकता है? अगर नाउस नेटवर्क को हम लेते हैं, या मिल्लत टाइम काम करना चाहे न्यूज़ लॉन्ड्री वगैरह के क्या कहते हैं ललन टॉप वगैरह के अंदाज में, तो मिनिमम कितना खर्च मंथली हो सकता है? मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ कि क्योंकि हम लोगों का जो प्रोडक्शन स्टाइल और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट ध्रुव राठी, और उससे बल्कि कई चीज़ों पे हम लोग बेहतर भी बोलेंगे, क्योंकि ध्रुव राठी वगैरह क्या करते हैं, जो लेफ्ट लिबरल जो आर्गूमेंट्स हैं एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं को रिपीट करके सामने रख देते हैं अच्छे तरीके से। हमारे ऊपर एक बर्डन ये भी होता है कि हमें मुस्लिम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल नई सोच, नई तरीके से रिसर्च करनी पड़ती है, तो वो एक रिसर्च का कॉस्ट ऐड हो जाता है, वो वहाँ पर नहीं है, वो सिर्फ एडिटिंग और बोलने के उससे हो जाता है। तो जहाँ तक मैंने देखा है कि एक 4 अच्छे वीडियोज़ अगर मंथ के आप हाईली रिसर्च निकाल रहे हैं
तो 3 लाख रुपए महीना से लेकर 4 लाख रुपए महीना इंक्लूडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह को आपको ज़रूरत है। फिर आपको इक्विपमेंट्स भी चाहिए होते हैं कि आपका कम से कम 5 से 10 लाख रुपए महीने का इक्विपमेंट का खर्चा है। और मेरा मानना ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं है ये, मतलब लोग जो मीडिया हाउसेज हैं वो करोड़ों रुपए एक्सपेंड कर रहे हैं। सेम ध्रुव राठी लेवल की क्वालिटी मैंने देखा है कि ध्रुव राठी से जैसे जो लोग हैं या मोहक मंगल जैसे हैं, वो एक अपने वीडियो एडिटर को 70,000 से 1 लाख रुपए महीना पे करते हैं। वही सेम क्वालिटी ऑफ एडिटिंग मैंने स्टूडेंट से करवाई है 30,000 रुपीज़ एंड लेस में, और वो करने को तैयार थे लेकिन हमारे पास देने के लिए नहीं था। तो ऑलरेडी जो बच्चे हैं वो अपनी अर्निंग्स को कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस करके ये काम करने को तैयार है, लेकिन मैं नहीं देने के लिए। बताना चाह रहे हैं कि एक बेहतर मीडिया हाउस 8 से 10 लाख में चलाया जा सकता है। अगर आप, ये थे 4 वीडियोस, अगर आप ये बोल रहे हैं कि डेली न्यूज़ भी कवर हो रही है, अब आपके 4 रिसर्च डॉक्यूमेंट्रीज भी निकल रही हैं, आप इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं। हर इदारे का अपना अपना काम होगा। एक इदारा वो होगा जो कि नॉस की तरह काम करे, जो ध्रुव राठी और जजीरा लेवल पे काम कर रहा है। एक इदारा वो होगा जो कि ललन टॉप की तरीके से जो है हार्ड न्यूज़ के ऊपर रिसर्च के साथ चीज़ों को पेश करेगा। एक वो होगा जो क्या कहते हैं सत्य हिंदी के तरीके से डिस्कशंस ऑर्गेनाइज करेगा, रेगुलर जो कॉम को ज़रूरत है जिस तरह के डिस्कशंस की। अगर एक चैनल हम मानते हैं, एक ललन टॉप की तरह अगर काम करना चाह रहा है, उसको मंथली कितना खर्च है उसका? देखिए ये बहुत वेरिएबल सवाल है। ललन टॉप में मान लीजिए 10 प्रेजेंटर्स हैं, तो उसी हिसाब से प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है। मैं आपको एवरेज बता सकता हूँ कि इवन ललन टॉप लेवल का काम करने के लिए भी आपको 8 से 10 लाख रुपए से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये इस कम्युनिटी के पास 25 करोड़ मुसलमानों के पास एक ऐसा बेहतरीन मेयारी मीडिया चैनल चलाने के लिए इसमें मंथली सिर्फ 10 लाख लग रहा हो, पैसे नहीं है या अवेयरनेस की कमी है? और अगर अवेयरनेस की कमी है तो अब इसको किस तरह किया जा सकता है, कम्युनिटी को अवेयर किस तरह किया जा सकता है? अब 5,000 रुपये महीने देने वाले अगर 100 लोग हों तो 5 लाख हो गया। 500 रुपये देने वाले 1,000 लोग हों, 10,000 लोग हों तो 5 लाख रुपए हो गया। तो 10,000 लोग कितने होते हैं 20 करोड़ में? बिल्कुल कितने भी नहीं हैं। और 500 रुपये कितने होते हैं? वो भी कितने नहीं हैं। अगर आप अपने ज़कात के पैसे का पोर्टफोलियो बनाएं कि मैं महीने में साल में 10,000 रुपये ज़कात निकालता हूँ और मेरी 8 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ज़कात देना चाहिए, उसमें से एक जगह ऐसी भी है कि जहाँ पे इस्लाम की पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग के लिए पैसा होना चाहिए, आज की डेट में वो मीडिया है। तो आप क्या पूरा 20 करोड़ मुसलमान में से सब कोई ज़कात नहीं दे सकता? कम से कम 1-2 करोड़ लोग तो पॉजिटिव ज़कात देने वाले होंगे जो 10, 15, 20 हज़ार रुपये साल का निकालते होंगे। तो कोई वजह नहीं बनती है कि आप 100 ध्रुव राठी क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन ज़रूरत है कि आवाम तक पहुंचा जाए, इसके लिए एक नेटवर्किंग उनको समझाने की ज़रूरत है, नेटवर्किंग की ज़रूरत है। उसके लिए ज़रूरत है कि ये जो ऑल्टरनेटिव स्पेस है जिसमें मिल्लत टाइम्स, नाउस नेटवर्क, ऑब्जर्वर पोस्ट है, उनको बाहर आके जैसे ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है, इस तरह के कॉन्वर्सेशन अभी तक नहीं होते थे कि भाई एक मीडिया एंटरप्राइज दूसरे मीडिया एंटरप्राइज को कर रहा है, थिंक टैंक को कर रहा है। हमें ज़रूरत आज की डेट में ये है कि पूरी मुस्लिम आवाम को ऑल्टरनेट लीडरशिप सामने रखी जाए, क्योंकि कम्युनिटी के सामने नहीं है कि भाई कौन क्या काम कर रहा है। वो हमारी जिम्मेदारी है। हमें ये सोचने से बेहतर ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि मिल्लत टाइम्स के ऊपर अगर ये बंद आएगा इसका फ़ायदा होगा। नहीं, मिल्लत टाइम्स को भी होगा। इस वजह से होगा क्योंकि मिल्लत टाइम्स के विद इन अच्छे इंटरव्यूज़, अच्छे लोग आएंगे। तो ये कोलैबोरेटिव काम करने की ज़रूरत है। हमें थर्ड फ्रंट बनने की ज़रूरत है, जो पॉलिटिक्स में कहा जाता है ना कि व्हाट इज़ द अदर ऑप्शन। थर्ड फ्रंट ये है कि जो आज की डेट के यंग लोग हैं, जो नए इदारे बना रहे हैं, उनको अपने आप को सिंगल यूनिट समझने की ज़रूरत है। नीड बेस पे वो इंडिपेंडेंटली काम करें, लेकिन कोलैबोरेटिवली भी होना चाहिए, आवाम तक पहुँच कर उनको बातें समझानी। बिल्कुल। हम थोड़ा सा, चूँकि बात बहुत लंबी हो गई है मीडिया और थिंक टैंक शेयर करके, कम्युनिटी के एम्पावरमेंट का जो मसला है, सचर कमेटी का हम लोगों ने डिस्कस किया, तो उसमें बताया गया कि दलितों से भी बदतर हालत है मुसलमानों की माशी मैदान में, तालीमी मैदान में। शनाख्त उनका जो इस मुल्क के अंदर बहुत ही बदनाम है। हर एक आम आदमी, एक आम हिंदू भी, एक आम नॉन मुस्लिम भी जो एंटी बीजेपी भी हो, वो भी मुसलमानों को कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जोड़ कर देखता है, कहीं ना कहीं आतंकवाद से जोड़ करके देखता है। उनकी नज़र में कहीं ना कहीं रहता है कि मुसलमान जो है वो इंसानियत पे यकीन नहीं रखते, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के किस तरह के काम करने की ज़रूरत है कम्युनिटी के बीच में, जो अब तक नहीं हो पाया? देखिए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए मैं अपने पर्सपेक्टिव से इसका जवाब दे सकता हूँ, जितना मैं समझता हूँ कि भाई एक कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए क्या एफ़र्ट्स होने चाहिए।
तो जब हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि हम सर्वे कर रहे हैं इस इलाके का, जब हम सर्वे करेंगे 3-3,500 हाउस होल्ड का, तो पहली बार ऐसा होगा सच्चर कमेटी रिपोर्ट भी एक सेकेंडरी गवर्नमेंट डेटा के ऊपर रिपोर्ट थी। बिल्कुल नए डेटा के ऊपर आप एक रिपोर्ट लाएंगे जो गली और मोहल्ले के लेवल पे जो एजुकेशनल डिप्रीवेशन है वो लोगों के सामने आएगा। जब उसकी रिपोर्ट आएगी, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट आएगा, तो आप दिल्ली गवर्नमेंट से एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि मुझे यहाँ 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 ये चाहिए। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत वेगली बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि नहीं मुसलमान बहुत पिछड़ा है। जब आप ये बात बोलते हैं कि मुसलमान दलित से ज़्यादा पिछड़ा है, तो सवाल ये होता है कौन सा मुसलमान? मुसलमान के विदिन भी जातियाँ हैं, मुसलमान के विदिन भी क्लास है, मुसलमान के विदिन भी जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन है। वो कौन सा मुसलमान है, वो कौन से एरिया का मुसलमान है, वो कौन से गली का मुसलमान है। से फॉर एग्जांपल ओखला में जो पिछड़ा है, आपको लगेगा बटला हाउस में एक डिफरेंट टाइप का मुसलमान रहता है, अबुल फजल में ही डी ब्लॉक में अलग तरह का रहता है, जी ब्लॉक में अलग रहता है, शाहीन बाग में अलग तरीके का रहता है। तो बुनियादी सवाल ये होता है कि जब आप गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करते हैं या कम्युनिटी लेवल पे इनिशिएटिव्स लाना चाहते हैं, आपको एक रोड मैप चाहिए होता है जो डिटेल्ड हो, वेल इन्फॉर्म्ड हो, एविडेंस बेस्ड हो। तो अभी तक हम लोगों ने एविडेंस बेस्ड काम नहीं करा। मैक्सिमम एविडेंस बेस्ड काम जो हमने किया है वो डॉक्यूमेंटेशन पे किया है, राइट्स में और दंगों में। वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कि भाई आपको जो आपका घर टूटा है उसके लिए आपको अब वो भी देखिए कि कितना इफेक्टिव है, कि एड का काम करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन कितना इफेक्टिव रोल प्ले करता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि जो भी मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं उनके पास, आपके पास उनका यूनिट लेवल का सोशो इकोनॉमिक डेमोग्राफी का डेटा हो। यहाँ पे एजुकेशन का क्या लेवल है, हेल्थ का क्या लेवल है, यहाँ पे इसका क्या लेवल है, क्या बोलते हैं जो सोशल सिस्टम में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उसके बाद वहाँ की जो लोकल NGOs हैं उनके लिए आप रोड मैप देंगे कि भाई आपको ये चीज़ें करनी है। फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे जो NGOs वहाँ पे काम कर रहे हैं या नेशनली काम कर रहे हैं। आप बोलेंगे यहाँ पे इतने करोड़ की ज़रूरत है इस सेक्टर में काम करने के लिए और वो इस एरिया में चाहिए। फिर आप बोलेंगे आप इसी जगह टारगेट करेंगे। तो एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, डबल काम नहीं होगा। आज की डेट में एक ही गली में 4 एजुकेशन ट्रस्ट काम कर रहे हैं। हमारी अभी एक रिपोर्ट आई थी सेंटर फॉर स्टडी और रिसर्च में, जो अभी 12 तारीख को रिलीज़ होगी, हायर एजुकेशन, मुस्लिम हायर एजुकेशन के ऊपर जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमने 1200 की लिस्टिंग करी। आप ये समझिए कि 70 साल बाद जब से हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हमारा पहला जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो मुसलमान है और हमारा एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में 0 कंट्रीब्यूशन है। हिजाब कोर्ट जजमेंट हुआ, हमने देखा हमारे पास बच्चियों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है। तो हम लोगों ने 70 साल एजुकेशन के नाम पे जो ज़कात का पैसा उठाया है, मेरा सबसे पहला सवाल है वो उसका क्या हुआ। मैं जिस भी गली में घुसता हूँ वहाँ पे एजुकेशन के नाम पे 4 ट्रस्ट चल रहे होते हैं। जिस भी शहर में जाता हूँ उससे मेरा सवाल उठेगा। तो ये भी आपको कम्युनिटी को क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, साथ में दूसरे को भी क्वेश्चन करना पड़ेगा, आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा। आज की डेट में हमें सिखा दिया गया है, देखो बीजेपी हमारे खिलाफ है, अभी अपने मिल्ली इदारों से मत पूछो, अपने मिल्ली लीडरों से मत पूछो। इस ये जो सोच है हमें इससे बाहर आना पड़ेगा। हमें अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना है। हम लोग 0 और 1 की बाइनरी, कांग्रेस और बीजेपी की बाइनरी में नहीं खेल रहे हैं। वो उनमें से कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा। मुसलमानों को सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ क्रिटिकल इवैल्यूएशन और उसके लिए एविडेंस बेस्ड सोल्यूशन लाने पड़ेंगे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो मुसलमानों को जो है रिसर्च करना होगा अपने हालात को लेकर के मजबूती के साथ, एविडेंस बेस्ड रिसर्च ज़मीनी सतह पर हर जगह, हर इलाके का, हर मैदान का हमारा जो हमारे पास डेटा होना चाहिए। उसके अलावा जो है जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, NGOs चल रहे हैं, ट्रस्ट चल रहे हैं, उनके बीच एक कोलैबोरेशन हो, उनको हम आइडियाज़ दें, उनको रोड मैप आपके बेहतर तरीके से आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जमातों की तरफ से जो उनको प्रोवाइड किया जाएगा, आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। अब आज की डेट में मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी वली रहमानी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, मुझे बहुत पसंद है। उनका एक वीडियो वायरल हुआ, वो एक स्कूल बनाना चाहते थे, उसमें उनको 10 करोड़ रुपए इकट्ठे करने थे। ठीक है, मेरे दिमाग में 2 सवाल उठे। एक सवाल मुझे उठा कि उसकी रिक्वायरमेंट है, दूसरा सवाल मेरे दिमाग में उठा कि वो कम्युनिटी जिसमें 20 करोड़ लोग हैं और ज़्यादातर गरीब हैं, आप कितने 10-10 करोड़ के स्कूल बना पाएंगे। और वो मैसेज जब पब्लिक तक जा रहा है कि आपको 10-10 करोड़ के स्कूल बनाने हैं, वो मुझे लगा कि वो बनना चाहिए, लेकिन उसके साइड में एक मैसेजिंग होनी चाहिए कि ये लिमिटेड मॉडल है। दूसरा मॉडल ये है कि मान लीजिए मस्जिद वन एक मूवमेंट है, वो क्या बोल रहा है कि भाई आप ऐसा कीजिए, जो एग्जिस्टिंग स्कूल है उसमें जो टीचर की सैलरी है वो 6,000 रुपये है। वो 6,000 रुपये की जगह अगर आप 20 से 25,000 रुपये सैलरी कर पाए, उसके लिए आप क्या कीजिए, लोकल 4 मस्जिद 5 मस्जिद को बोलिए कि भाई स्कूल को अडॉप्ट कर लीजिए और उनसे बोलिए कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मैं नया स्कूल क्यों बनाऊंगा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं बेहतरीन टीचर दूंगा,
वो टीचर की जिम्मेदारी एक लोकल मस्जिद और उसके एरिया के लोग लेंगे। जब अच्छा पैसा मिलेगा तो लोग वहाँ पे अच्छे क्वालिटी ऑफ टीचर होंगे। आपका 1/50th ऑफ द कॉस्ट मैं कैलकुलेट कर रहा था, मैं आपका स्कूल उसी लेवल का तैयार हो जाएगा। मेरे लिए सवाल ये है कि हम क्रिएटिव सोल्यूशन लाएंगे या नहीं। हम लोग कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जिसके पास बेतहाशा पैसा है। हम लोग जब ध्रुव राठी 15 लाख रुपए में चला रहा है सेम क्वालिटी का कंटेंट, हम ना उसमें बोल रहे हैं कि हम वो 4 लाख में कर रहे हैं, तो हम कॉस्ट सेव कर रहे हैं, वो 9 लाख रुपए किसी और काम की जगह लगेगा। ये सोच करने की ज़रूरत है, कोलैबोरेशंस की ज़रूरत है, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट की ज़रूरत है। हमें ये नहीं करोड़ों का बजट बना लिया, अरबों का बजट बना लिया जभी काम होगा, ऐसे काम नहीं होगा। सूबे की ज़रूरत है, रोड मैप की ज़रूरत है। अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी के लिए काम करने की, तो जो लोग काम करते हैं, अगर वो एम्पावरमेंट के फील्ड में भी करें, या वो क्या कहते हैं रेजिस्टेंस के मैदान में करें, या क्या कहते हैं नैरेटिव के मैदान में करें, मुस्लिम आइडेंटिटी को लेकर डिफरेंस करने के लिए काम करें, उनके साथ एक चैलेंज हमेशा ये रहता है कि गवर्नमेंट में जो वो लोग हैं जो एंटी मुस्लिम हैं या मुस्लिम मुखालिफ ताकतें जो अगर हुकूमत में आती हैं, जो मुसलमानों को कमज़ोर देखना चाहती हैं, बदनाम देखना चाहती हैं, कॉन्फिडेंस से खाली देखना चाहती हैं, वैसे लोग फिर वो टारगेट करते हैं। बहुत सारे लोग जो कि मुसलमानों के आइडेंटिटी को सही करने के लिए दावत का काम कर रहे थे, उमर गौतम साहब, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जिनका सिर्फ एक काम था, वो इस्लाम का सही चेहरा पहुँचा रहे थे गैर मुस्लिमों तक। इसी तरीके से वो लोग जो मुस्लिम इशूज़ पे मुखर होकर बात रखते हैं, शर्जील इमाम हो गए, शर्जील उस्मानी हो गए, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जो लोग काम करते हैं, जैसे हमने देखा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया गया, उनके लीडर्स जेल में डाल दिए गए जो कम्युनिटी डेवलपमेंट और रेजिस्टेंस के मैदान में काम कर रहे थे। ये तमाम जर्नलिस्टों को भी हमने देखा, सिद्दीक कप्पन की अरेस्टिंग हुई जो कि सहाफ़त के मैदान में अच्छे से अच्छा काम कर रहे थे। तो ऐसे तमाम लोगों को यह ख़तरा भी हमेशा लगा रहता है कि वो अरेस्ट कर लिए जाए। क्या कम्युनिटी में ऐसा एक सिस्टम बिल्डअप नहीं होनी चाहिए कि हमेशा जो 40, 50, 60 लोग जेलों के अंदर मौजूद हों, उनके फैमिलीज़ को एक फाइनेंशियल सपोर्ट का सिस्टम रहे और साथ साथ उनकी लीगल लड़ाई का भी, ताकि उनको बाहर लाया जा सके। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऐसे लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है। वो तो जेल चले गए, कमा नहीं पा रहे हैं, फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, अब फैमिली उनके लिए जो पैसे का इंतज़ाम करके उनकी लड़ाई लड़ रही है, इस तरीके से फैमिली भी पूरी बर्बाद है। अब अगर वो जेल से बाहर आएंगे, मुमकिन है उनका हौसला टूट जाए और उनको देखकर दीगर लोग जो काम करना चाहते हैं उनका भी हौसला टूट जाए। तो क्या ऐसा एक सिस्टम बिल्डअप करने की ज़रूरत है कम्युनिटी में? अच्छा, इसके 2 जवाब हैं। इसका पहला जवाब ये है कि एक तो जो हमारी कम्युनिटी है, मैं अपनी फ़ैमिली में भी देखता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आजकल अपने ख़ानदान में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती है मेरी इस वजह से, क्योंकि वो उनको लगता है कि यार ये काम क्यों कर रहा है इंसान। उसकी 2 चीज़ें, एक तो ये चीज़ है, मैं उनको अक्सर ये बात बोलता हूँ कि आप आज जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो 50 साल पहले कुछ मुसलमानों ने कुर्बानी दी थी, या 100 साल पहले उससे जी रहे हैं, और कल को आपके बच्चे जो हिंदुस्तान में ज़िंदगी जिएंगे, अगर वो आराम से जी पाए, वो आज की जो मुसलमान हैं उनके कुर्बानी पे देंगे। तो पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो इनको पे कर रहे हैं या उनके सर्वाइवल के लिए, ये आप उनको नहीं पे कर रहे हैं, आप अपने सर्वाइवल के लिए पे कर रहे हैं। तो एक फंडामेंटल रीओरिएंटेशन की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगा जब भी मैं लोगों के पास गया कि भाई आपको सपोर्ट करना चाहिए हमें, दूसरों को, तो उनको वो आपको ऐसा महसूस करवाते हैं, आपकी डिग्निटी को चूर कर देते हैं। वो आपको एज अ भीख मांग रहे हैं, जैसे आप उनके सामने, आपको वो मजबूर साबित करते हैं कि भाई, तो वो जो थॉट है कि जिसमें उन्हीं का काम करने के लिए लोग जो काम, वो काम मुझे लगता है हमें करने की ज़रूरत है। हमें रेगुलरली इस बात को करने की ज़रूरत है मीडिया में कि आप जब ध्रुव राठी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि एक यूट्यूबर यहाँ तक पहुँचने के बाद वो रेज़ कर रहा है इशू, तो वो यूट्यूबर इतना बड़ा कैसे बना, उसको कैसे फंडिंग मिल रही, ये सवाल भी आप पूछिए। मुस्लिम यूट्यूबर्स आप इतने बड़े क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? तो आपको ये समझना पड़ेगा, यू आर पेइंग फॉर अ सर्विस, एंड दैट सर्विस इज़ कि मुस्लिम कम्युनिटी का डेवलपमेंट, उसकी सिक्योरिटी और उसका डिस्कोर्स सामने रखा जा रहा है। दूसरे लेवल पे प्रॉब्लम है इंस्टीट्यूशनल, सिस्टमिक। जब आपके नुमाइंदे ही नहीं होंगे सिस्टम में, जब आपके लोग लीडर ही नहीं बनेंगे, पॉलिटिशियन ही नहीं बनेंगे। देखिए, आज से 2 साल पहले राहुल गांधी को पप्पू और क्या नहीं बोला जा रहा था। उसने भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू करी तो मैंने टीम को बोला ये पॉपुलर हो जाएंगे, ये सबसे बड़े लीडर उभर कर आएंगे, इससे तगड़ा कैंपेन नहीं होगा, देखने का रिवर्स हो जाएगा। 1 साल 1.5 साल बाद आज की डेट में राहुल गांधी इज़ ए वेरी सॉलिड कंटेंडर। मुकम्मल चेंज हो चुका है उनका इस वक्त, एक लीडर के तौर पे देखे जा रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? बियॉन्ड कैंपेन भी जब ही हो सकता है जब इंसान कुछ कर रहा हो, वो फील्ड पे जा रहा है।
एक भी ऐसा लीडर आप आज़ादी के बाद मुझे बता दीजिए जो मुस्लिम का, जिसने फील्ड बेस्ड सोशल मूवमेंट किया हो। नहीं, तो सवाल ये भी है ना कि वो जो मैंने कहा कि बहुत सारे लोग जो यूथ्स में आकर के सामने आकर काम करना चाहते हैं, करते हैं, उन पे अगर टारगेट होता है, अटैक होता है, वो जेल चले जाते हैं, उन पे लीगल कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, तो उनके लिए कम्युनिटी के पास कोई सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से हिम्मत भी टूट जाती है। दूसरे लोग जो कर सकते हैं वो डर के मारे फिर जो कम्युनिटी के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ऐसे सिक्योरिटी के लिए भी तो उनके लिए कोई सिस्टम बनना चाहिए। नहीं देखिए, सिस्टम जैसे बात हुई बनना भी चाहिए और हैं भी, ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं है। जब मैंने बोला कि भाई लीगल सेल जमातों के चल रहे हैं, जो मुख्तलिफ जमातें हैं, लेकिन हमने देखा है शर्जील इमाम की अगर हम बात करते हैं, किसी तरीके का लीगल सपोर्ट उनको नहीं नज़र आता है। मीरान हैदर की हम बात करते हैं, कम्युनिटी की तरफ से, हाँ, क्योंकि ये भी सेलेक्टिव है। ये जो जमाते हैं ये भी सेलेक्ट करते हैं कि भाई उनके लोग कौन हैं। उसके लिए हमें कम्युनिटी इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। पॉपुलर फ्रंट के 50 से ज़्यादा लीडर्स जेल के अंदर हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं। उमर गौतम की फैमिली का बाकायदा बयान आया कि कम्युनिटी की तरफ से हमें कोई लीगल सपोर्ट नहीं है। लोगों ने बयानात दिए लेकिन सपोर्ट जी, इसके लिए यही हमें कैंपेन करना पड़ेगा। जो मैंने बोला ज़कात जैसे उसमें एक हिस्सा है, ये फ़र्ज़ है हर मुसलमान के ऊपर कि जो भी झूठे इल्ज़ाम पे मुसलमान जेल में है, उस वजह से कि जिस वजह से वो इस्लाम के ही फेवर में, मुसलमान के फेवर में कैंपेन कर रहा है, तो वो ज़िम्मेदारी मुसलमानों की शरई भी है और ईमान के पर्सपेक्टिव से है। ज़कात के 8 जो मैदान हैं उनमें से फी सबीलिल्लाह है, उसमें से कैदियों को छुड़ाना है, तो वो तो मुकम्मल तौर पे है कि हम इनके लिए जो है खर्च करें उस पैसे को। लेकिन हम उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल उन जगहों पे करते हैं जहाँ पे पर्सनल पैसे खर्च करने, जैसे किसी गरीब की मदद कर देना, उसकी शादी करवा भी नहीं किया ना, उसकी शादी करवा दें। ये ज़कात का मैदान था नहीं, ये तो हमें पर्सनल अपने पैसे से उनकी मदद करनी थी, जो कि इस्लाम ने निज़ाम दिया है। ज़कात का इस्तेमाल यहाँ होना था, सिस्टम के साथ होना था, जो हम नहीं कर पा रहे। इसको लेकर क्या अवेयरनेस की ज़रूरत है, कैंपेन की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है। लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को यही नहीं पता होता कि 8 कैटेगरीज क्या हैं, क्या उसमें मीडिया भी फिट हो सकता है। तो पहली बात तो यह है कि ज़कात का 2 लोगों ने, एक जो थियोलॉजी क्लास है, दूसरा जो ह्यूमन राइट्स क्लास है एजुकेशन का, उन्होंने उसका टेक ओवर किया हुआ है एज इफ़ द मनी ओनली बिलोंग्स टू देम। प्रॉपर ज़कात क्या है, वो किस चीज़ के लिए आई, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था, उसने क्या अचीव करा, इसके ऊपर कैंपेन की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अली जावेद साहब। बहुत सारे मौज़ूआत पे हमने तफसील से बात किया। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी हम लोग अली जावेद साहब के साथ भी, दीगर साथियों के साथ भी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर डिस्कशंस करते रहेंगे। मिनट टाइम पर अभी रेगुलर ये डिस्कशन शुरू है, इंशाअल्लाह आगे भी इस तरह के डिस्कशन होंगे। बहुत शुक्रिया ऑडियंस का भी। फिर मुलाकात होगी नए मौजू पर नए गेस्ट के साथ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।